हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज आप सबके साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है और एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो इसके ऊपर मेरी एक पहले भी वीडियो थी जिसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि वो स्टार्टिंग के डेज में मैंने वीडियो बनाई थी, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से की हुई थी, बट वो हैंड रिटन नोट थे और थोड़े मैसी नोट थे। तो इसी वजह से इस वीडियो को दोबारा प्रिपेयर किया जा रहा है और नोट्स के अंदर जो भी, क्योंकि अब थोड़े से इसको चेंज किया गया, फंक्शंस को, कुछ पॉइंट्स को हटा दिया गया और कुछ को ऐड ऑन किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग न्यू मेथड के अकॉर्डिंग इस वीडियो को प्रिपेयर करने वाली हूँ मैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इंस्टा टेलीग्राम हमें मैसेज भी कर सकते हैं। सो जैसे कि हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे पहले इसका मीनिंग है, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब आप सबको इतना तो पता है ना कि कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं। जिन बैंक्स के पास हम लोग यानी कि आम जनता जाती है अपना कोई भी डिपॉजिट कराने, कुछ भी लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना है, तो जिन बैंक्स के पास हम लोग आम जनता जाती है उन बैंक्स को बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। एक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कौन सा बैंक होता है, उनके पास आम जनता नहीं जाती, वो होता है आरबीआई। आरबीआई के पास आम जनता नहीं जाती, उनके पास हमारे बैंक्स जाते हैं। आरबीआई बैंक्स के साथ डील करता है और बैंक्स कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। ठीक है। तो जो बैंक्स कस्टमर के साथ डील करते हैं उन बैंक्स को बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स आर ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कमर्शियल बैंक्स को ऑथराइज किया गया है कि उन्होंने वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर लोन्स आ जाते हैं कि वो लोन प्रोवाइड करते हैं, सेविंग अकाउंट हमें प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एफडी हो गया अगर हमने बैंक्स में जाके करवानी है, और भी बहुत सारी सहूलियतें दी जाती हैं हमें। तो कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, ये एक प्रॉफिट मेकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे ये लोग हमारे पैसे अपने पास डिपॉजिट करते हैं। उन पैसों को जो हमारे पास से डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट रेट या आई थिंक 3 to 4% देते हैं, बट उसी पैसे को आगे ये लोग लोन पे लोगों को प्रोवाइड करते हैं और उस लोन पे लोगों से 7 से 8% वो जो है चार्ज करते हैं। ठीक है। तो पैसे किसी को लोन पे देते हैं तो उस पर 7 से 8% जो लोन लेने वाला है उससे चार्ज करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट देने के लिए उनके पास 4% बच जाता है, बाकी का कस्टमर का प्रॉफिट यानी कि बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। तो ये कमर्शियल बैंक एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो डेली बेसिस पे बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा है। दे रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर। इनके पास कस्टमर अपना डिपॉजिट जो है वो सबमिट करवाता है और कम रेट पे, जैसे कि मैंने समझाया, अगर मैं बैंक के पास अपने पैसे डिपॉजिट करवा रही हूँ अपने सेविंग अकाउंट में तो मुझे उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3 to 4%। पर अगर उसी के बाद बैंक वही पैसे, मेरे वाले पैसे आगे लोन पे किसी को दे रहा है, ऑफर बिजनेस लोन, उसके ऊपर वो हायर इंटरेस्ट रेट मांग रहा है सामने वाले से, तो बैंक का यहीं पे तो फ़ायदा होगा ना। वो हमें 4 देगा, सामने से 8 लेगा, तो बीच का बचा हुआ 4 बैंक का फ़ायदा है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग यहाँ पे जो फंक्शंस हैं हमारे, 2 फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स के, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इजी फंक्शंस है, आपको वीडियो के अंदर ही मोस्टली क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। फर्स्ट आते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं जिनका बहुत ज़रूरी है, यानी कि फर्स्ट रोल प्ले होता है। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, ये लोग कस्टमर से जो उनका डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ ना, इन्हीं की जगह, कमर्शियल बैंक्स की जगह आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो आप बोलोगे हाँ जी आरबीआई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। नो, आरबीआई कभी भी कस्टमर का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। कस्टमर का डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट करता है, ओनली कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल, बिजनेसेस एंड अदर एंटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ, कुछ तरीके से ये लोगों से पैसे जो हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। अब लोग बैंक के पास सिर्फ एक ही तरीके से पैसे जमा नहीं करवाते, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, हम लोग सेविंग अकाउंट्स बनवा सकते हैं, हमारे करंट अकाउंट्स होते हैं, हम लोग एफडी करवाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया। पहला है हम लोग अपना सेविंग डिपॉजिट्स कराते हैं। ठीक है। सेविंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं जिनमें हमारे डे टू डे लाइफ के, अगर हमने आज पैसे जमा करवाए तो अगर हम कल निकलवा भी लेंगे तो बैंक हमें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। उसके ऊपर कम इंटरेस्ट रेट होता है। द कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट स्मॉल डिपॉजिट्स
फ्रॉम हाउसहोल्ड और पर्सनस इन ऑर्डर टू इनकरेज सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ये सेविंग्स अकाउंट सिंपल होते हैं, इसमें एक लिमिट होती है कि आप लोग इतने ही डिपॉजिट भी करवा इतने विड्रॉ करवा सकते हो। ये नहीं कि आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख पड़ा है तो आप एक ही बार में 2 लाख का 2 लाख विड्रॉ करा लोगे। नो, इसमें सिर्फ एक लिमिट सेट होती है। और सेविंग अकाउंट ना जैसे डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों ने कोई डे टू डे ट्रांजेक्शन करनी है तो सेविंग डिपॉजिट का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है फिक्स डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट। अब आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि इसमें एक टाइम पीरियड के लिए हमारे पैसे फिक्स डिपॉजिट एफडी में चले जाते हैं। उन पैसों को हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फॉर अ फिक्स टाइम एंड कैरी अ हायर रेट। इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट रेट ना 3 या 4% होता है जो हमारे सेविंग अकाउंट्स है। बट जो हमारी एफडी होती है उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट हायर होता है। इसमें हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है 7 to 8% एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कम होता है बट एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। अब थर्ड आते हैं हमारे करंट डिपॉजिट। दोस्तों जो करंट डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये मोस्टली बिजनेसमैन लोग इस अकाउंट को खुलवाना प्रेफर करते हैं। हम जैसी आम जनता इस अकाउंट को खुलवाना प्रेफर नहीं करती है। हम लोग इन्हीं 2 अकाउंट्स में घूमते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा लिया या एफडी करवा ली। करंट अकाउंट कौन खुलवाते हैं? जिनकी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन डे टू डे में, मतलब आज 1 करोड़ अकाउंट में जमा करवाया तो कल 1 करोड़ रुपया उन्होंने निकलवा लिया। तो इसमें बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इन अकाउंट्स को सिर्फ बिजनेसमैन लोग ही प्रेफर करते हैं खुलवाना। और इस अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट का रेट 0 होता है, क्योंकि आज आपने पैसे जमा करवाए तो कल निकलवा लिए तो उसमें क्या ही इंटरेस्ट देगा बैंक हमें। दीज अकाउंट डू नॉट ऑफर एनी इंटरेस्ट, ठीक है, 0% इंटरेस्ट रेट होता है। और इसके अलावा जो ये बिजनेसमैन, क्योंकि इस अकाउंट को सिर्फ बिजनेसमैन लोग ही प्रेफर करते हैं तो इसके लिए बैंक कुछ इनको और भी ऑफर प्रोवाइड करती है। फर्दर मोस्ट करंट अकाउंट्स, बहुत सारे ऐसे करंट अकाउंट है जो कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देते हैं। ऑफर ओवरड्राफ्ट अप टू अ प्री स्पेसिफाई, एक लिमिट सेट कर देते हैं उस ओवरड्राफ्ट की कि हम आपको एक ऐसी लिमिट सेट करके दे रहे हैं। जैसे कि अब दोस्तों देखिए, इसको मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ना ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है, ठीक है, जो मुझे ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिली हुई है वो 5000 है। और जो मेरा बैंक अकाउंट है उसके अंदर मेरे जो पैसे लेफ्ट बचे हैं वो सिर्फ 4000 रुपीज़ लेफ्ट बचे हैं। मुझे जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली है उसमें मेरी लिमिट है 5000 और मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 4000 रुपये ही लेफ्ट बचे हैं। अब मैंने अपने किसी दोस्त को ना 5000 रुपये का चेक काट के दे दिया। अब क्योंकि मैंने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, अगर तो मैंने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं ली होती तो जो मेरा 5000 का चेक है वो बाउंस हो जाता। क्यों बाउंस हो जाता? क्योंकि मेरे खाते में तो सिर्फ 4000 रुपये थे। तो अब क्योंकि मैंने ओवरड्राफ्ट की मुझे फैसिलिटी मिली हुई है तो मेरा वो चेक बाउंस नहीं होगा। वो 1000 रुपये जो मेरे अकाउंट में कम है वो बैंक अपनी तरफ से ऐड ऑन करके उस चेक को रिकवर कर देगा और उस बंदे को पे कर देगा। अब ये तो है नहीं कि बैंक ने वो 1000 रुपये मेरे ऊपर एहसान कर दिया या मेरे लिए ऐसे फ्री में दे दिए। नो, बैंक उसके लिए, जब भी हम लोग बैंक में उस अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट सेट की होती है कि जो भी आपकी लिमिट है अगर उसका अमाउंट हम लोग पे करते हैं तो आपको उस अमाउंट को एक स्पेसिफिक डेट या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर बैंक में वापस डिपॉजिट करवाना है और प्लस उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो वो इंटरेस्ट लेता है, इस वजह से इस फैसिलिटी पे उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो डेफिनेटली वो हमारा चेक बाउंस नहीं करेगा। सो आई होप आपको एक क्लियरेंस थोड़ी मिली होगी कि ओवरड्राफ्ट का एक्चुअल में जो रोल क्या है पूरे करंट डिपॉजिट्स में। तो बैंक देयरफॉर अंडरटेक द ऑब्लिगेशन, जो बैंक है उसने जो भी 1000 रुपये कम हुए थे उसकी ऑब्लिगेशन अपने ऊपर ले ली और पेइंग ऑल द चेक्स अगेंस्ट डिपॉजिट। अब चेक जो था 5000 का था, मेरे अकाउंट में 4000 डिपॉजिट थे तो चेक अगेंस्ट था ना मेरे डिपॉजिट के, तो उस चेक को बैंक पे कर देता है। पेइंग ऑल चेक सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट। तो जितने भी अवेलेबल फंड्स हैं उनको तो ले लेगा, जितने कम पड़ते हैं बैंक खुद से डाल के उसको जो है पे कर देगा हमारे चेक को। आई होप आपको करंट डिपॉजिट्स अच्छे से क्लियर है।
अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है लैंडिंग ऑफ फंड्स। दोस्तों इन पॉइंट्स को ना आप लोग इलेबोरेट जितना चाहे कर सकते हो, यानी कि जैसे यहाँ पे आप लोग का सब डिपॉजिट, सेविंग्स, फिक्स, करंट के बारे में बता के उसके बाद ये जो ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी है ना, इसका एक अलग से भी पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि जो मेरे पुराने नोट्स आपके साथ शेयर किए होंगे ना, अगर आपको मेरी वीडियो वो मिले तो आप लोग देख सकते हो, उसमें मैंने ओवरड्राफ्ट का पॉइंट आपको अलग करवाया होगा। तो ओवरड्राफ्ट का अलग भी कर सकते हो आप लोग पॉइंट, उसमें भी आप लोग उसको अच्छे से समझा सकते हो जैसे एग्जाम्पल देके, या इसी के अंदर आप लोग इसको इलेबोरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जितना आप लोग इसको खींच सको। ठीक है, सेकंड पॉइंट है लैंडिंग ऑफ फंड्स। अब इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया गया है, यानी कि ये भी एक पॉइंट जो है लैंडिंग ऑफ फंड्स, ये 3 या 4 पॉइंट्स को मर्ज करके बना है। मेरी पुरानी वीडियो उठाना, उसमें देखना, मैंने एडवांसेस ऑफ लोन्स का अलग पॉइंट बताया होगा, ओवरड्राफ्ट का अलग बताया है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का अलग बताया है। तो ये जो अब लैंडिंग ऑफ फंड, यानी कि इसकी हेडिंग चेंज हो चुकी है। पहले जो ये नीचे लिखे हैं ना, इन हेडिंग से पॉइंट थे, अब कंबाइन करके एक बनाया गया। तो हम लोग सोच रहे हैं चलो थोड़ा सा अगर यूनिक या चेंजेस आ रहे हैं कंसेप्ट को लेके तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग अब पुराने वे में चलेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर हमें मार्क्स ना दे, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ें चल जाती थी। अब इनको अगर थोड़ा अपडेट करके प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अब लैंडिंग ऑफ फंड्स, लैंडिंग ऑफ फंड्स के अंदर क्या है, अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इज लैंडिंग ऑफ फंड्स टू कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर को प्रोवाइड करना लोन्स, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब यहाँ पे आपको इसकी लेंथ इंक्रीज करनी है। अब आप लोगों को मैं समझाऊंगी कि इन सब के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, आप लोग इसके अंदर सब पॉइंट्स बना सकते हो इन चारों के, लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, चारों के ही लॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। ईजिली आप लोग इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स आर एडवांसेस दैट बैंक एक्सटेंड टू इज कस्टमर, जो बैंक अपने कस्टमर्स को देते हैं विद और विदाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के साथ भी और सिक्योरिटी के बिना भी, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए और एक एग्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट रेट तुझे पे करना ही पड़ेगा। फर्दर द बैंक क्रेडिट द लोन अमाउंट इन द कस्टमर अकाउंट, इसके बाद बैंक जो है, जो लोन का अमाउंट है कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, जिसको जब चाहे कस्टमर अपनी एज पर नीड्स के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। ये है हमारा लोन्स के लिए कि हमें लोन मिलता है। इसके अंदर हम लोग और भी लिख सकते हैं कि हमारे लोन्स जो हैं, लोन्स एंड एडवांसेस है, क्या है इसके अंदर हमारे होते हैं लोन्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है हमारा डिमांड लोन। लॉन्ग टर्म लोन कौन सा होता है, जो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि हमने एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया। सेकंड आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन, जो कि 1 साल से कम होता है, यानी कि 3 से 4 महीने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म लोन। और अब जैसे जो थर्ड है हमारे डिमांड लोन, ये कौन लेते हैं, बेसिकली ये लेते हैं बिजनेसमैन। अब जैसे बिजनेसमैन ने बैंक से डिमांड की कि मुझे 50,000 रुपीज़ आपसे चाहिए, तो बैंक ने वो दे दिए। अब नेक्स्ट 6 मंथ तक बैंक ने बोला कि मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, बट अगर तीसरे ही महीने के बाद बैंक को उन पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो बैंक उनको एक नोटिस देगा कि मुझे मेरे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, विद इन अ 1 वीक आई नीड माई मनी बैक। तो डिमांड लोन के अंदर बैंक कभी भी अपने पैसों को वापस मांग सकता है अगर उसको ज़रूरत पड़ती है। तो 3 तरह के लोन आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन एंड थर्ड डिमांड लोन। यहाँ पे मैंने उसको प्रेजेंट नहीं किया प्रेजेंटेशन में, बट आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो नोट्स पीडीएफ में दिख रही है ना, थोड़े से, क्योंकि मैंने कि आप प्रेजेंट कैसे करोगे वो बताया है, बट मैं जो भी आपको 3 पॉइंट्स बता रही हूँ वो लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, अगर किसी को लगे कि मुझे लेंथ इंक्रीज़ करनी है क्वेश्चन की, तो लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आप 3 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड डिमांड लोन। ठीक है, तीनों ही मैंने समझा दिए। उसके बाद सेकंड है हमारा यहाँ पे कैश क्रेडिट की जो फैसिलिटी है। अब अंडर द कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक क्या करता है, बैंक ऑफर करता है अपने जो कस्टमर है उसको फैसिलिटी टू बोरो, कि आप मेरे से कैश को बोरो कर सकते हो एक सर्टन लिमिट के लिए, अगेंस्ट द सिक्योरिटी। आप मेरे से जो है अमाउंट बोरो करो, पर अपनी सिक्योरिटी मेरे पास रख के, यानी कि अपने सामान की कुछ भी सिक्योरिटी कह सकते हैं रखनी पड़ेगी आपको, ऐसे लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, बैंक ऑफर करते हैं लोन्स। बात जो है ओवरड्राफ्ट की भी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्दर एंड ओवरड्राफ्ट इज एन अरेंजमेंट। उसके अलावा बैंक जो है एक ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी देता है। अब जो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का लिखा है ना, थोड़ा टफ लगेगा, बट हमने अभी ऊपर ओवरड्राफ्ट का यहाँ पे भी कुछ देखा था। आई होप आपको याद है, मैंने समझाया था एक लिमिट है बैंक में मेरे 4,000 है,
मुझे ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिली है 5,000 की, तो ओवरड्राफ्ट यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस ये है कि आपको उसको समझना है फर्दर। एंड ओवरड्राफ्ट की भी उनको एक अरेंजमेंट दी जाती है दैट अ बैंक ऑफर करता है उसके कस्टमर्स को, कि आपको एक टेम्परेरी फैसिलिटी ऑफर की जा रही है कि आप लोग ओवरड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द करंट अकाउंट विदाउट एनी सिक्योरिटी। मतलब ओवरड्रॉ कर सकते हो किसी भी, मतलब आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, अपने करंट अकाउंट से आप लोग ओवरड्राफ्ट एक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसी ओवरड्राफ्ट वाले पॉइंट में आप लोग इसको भी एक्सप्लेन या इसकी भी एग्जांपल बता सकती हो, ठीक है। उसके बाद इसके लिए एक प्री स्पेसिफाइड लिमिट होती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट होती है। और एडिशनली बैंक्स ऑल्सो डिस्काउंट एंड परचेज बिल्स। थर्ड क्या था यहाँ पे देखो, ओवरड्राफ्ट के बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो बैंक्स जो हैं वो डिस्काउंट या परचेज बिल्स की भी काम करते हैं। दोनों ही केसेस के अंदर जो बैंक है वो अमाउंट को हमारे अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले अपनी कमीशन और अपने डिस्काउंट को डिडक्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इन बोथ ऑफ दीज केसेस बैंक क्रेडिट द अमाउंट ऑफ बिल। जो भी बिल का अमाउंट है उसको हमारे अकाउंट में क्रेडिट करने से पहले बैंक क्या करेगा, बिल्स इन द कस्टमर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। पहले अपना जो उसका डिस्काउंट है और जो उसकी कमीशन है बैंक पहले उसको डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करने के बाद यानी कि आफ्टर जो भी कस्टमर का अकाउंट है उसके अंदर वो बैंक जो भी अमाउंट बचेगा उसको क्रेडिट कर देगा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली दिस अमाउंट इज रिकवर फ्रॉम द डेटर ऑन द मैच्योरिटी ऑफ इट्स इंस्ट्रूमेंट। जो भी इसका अमाउंट जो भी इसके अकाउंट में रिकवर होगा उसके बाद डेटर उसको उसकी मैच्योरिटी के बाद कभी भी निकाल सकता है, फ्रॉम द डेटर ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ये सारे हो गए हमारे प्राइमरी फंक्शंस। आप बोलोगे लिखे तो थोड़े से हुए हैं, दीदी ने कितने लेंथी बताए, तो मैंने आपको इनकी लेंथ इंक्रीज करने के मेथड्स भी समझाए हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे कि एग्ज़ाम में आपको कहीं जगह पे 10 मार्क्स में दिखेगा, कहीं पे 15 में दिखेगा, कहीं में 7 में दिखेगा और कहीं में 5 मार्क्स में दिखेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एडजस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है, दी ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स के लिए था पर पेपर में तो 15 में आ गया, या 15 वाला था 5 में आ गया। ना ही आपको शॉर्ट करना आ रहा है क्वेश्चन को, ना ही आपको लेंथ इंक्रीज करनी आ रही है। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं इसके बेस पे दे रही हूँ कि आप लोगों को अगर लेंथ इंक्रीज करनी है तो आप कर पाओ, और कुछ पॉइंट्स ऐसे बता रही हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है, तो आपको वो याद रह जाएं। आई होप आपको अब वो याद है। लैंडिंग ऑफ फंड्स के अंदर ये सभी पॉइंट्स को आप लोग अलग अलग हेडिंग्स दे के भी कर सकते हो, मैं बार बार बता रही हूँ। यहाँ पे एक एक लाइन दो लाइन सबकी हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सेकेंडरी फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के? सबसे पहले बैंक हमारा एज अ एजेंट काम करता है। अब जैसे कि आप बोलोगे बैंक हमारा एजेंट है, हाँ जी, बैंक हमारे एजेंट की तरह काम करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, अगर हमने ऑनलाइन बैंकिंग ली हुई है तो हमारे बैंक से ना ऑटोमेटिकली हमने कुछ सिस्टम सेट किया होता है कि हर महीने इंश्योरेंस का पेमेंट अपने आप हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। हमने नहीं कुछ किया, हमने सिर्फ बैंक को एडवांस में कमांड दे रखी है कि तुमने ये काम कर देना है। ऐसे ही बैंक्स क्या और हमारे लिए काम करता है। बैंक्स हमारे लिए बिल्स को कलेक्ट करता है, हमारे ड्राफ्ट कलेक्ट करता है, हमारे चेक्स को कलेक्ट करता है। हमारा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है या हमारा कोई लोन है या हमारा कोई रेंट है तो उसको भी ऑटोमेटिकली पे करता है, वर्किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कस्टमर फॉर परचेजिंग एंड रिडीमिंग सिक्योरिटीज़। जैसे कि अगर हमने कोई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह या शेयर्स वगैरह में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये काम करता है। हमारे बैंक से कब पैसे डिडक्ट होने हैं, डिडक्ट होने पे हमारी परमिशन लेनी है, तो एज ए एजेंट ये हमसे परमिशंस भी लेता है बहुत सारी। उसके बाद ये एक्ट करता है हमारे एग्जीक्यूटर के तौर पे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे और हमारे ट्रस्टी के तौर पे भी ये काम करता है। ऑल्सो प्रिपेयर करता है हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न को, और जो हमारे इनकम टैक्स का रिफंड आना होता है टैक्स का उसको भी ये क्लेम करता है। तो बैंक्स हमारे लिए कितने कुछ काम करता है, तो हम लोग उसको हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक हमारा एजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हमें जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था बैंक एज एन एजेंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है बैंक जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज। अब जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज कौन सी हैं? देयर आर सेवरल जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज जो कमर्शियल बैंक्स हमें ऑफर करते हैं,
कमर्शियल बैंक्स हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो ऑफ़र करते हैं, जैसे कि हमें ट्रैवलर्स चेक इशू करते हैं, हमें लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो कीमती चीज़ें हैं वो सेफ कस्टडी में रह सकें, हमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। दोस्तों अब आप लोगों को अगर इसको इलेबरेट करना है, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें भी इनको एलैबोरेट करा हुआ था, तो लोकल फैसिलिटी में आप लोग इसको फर्स्टली एलैबोरेट कर सकते हो कि ये हमारे कस्टमर्स को जो उनकी ज्वेलरीज हैं शेयर्स हैं उनको सेफली रखने में मदद करती है और उनका लॉस जो है उसको मिनिमाइज़ करती है, जितना हो सके उनको चोरी से उनके सामान को बचाती है, क्योंकि घर पे चोरी का खतरा वगैरह बना रहता है। तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में इस पॉइंट की हेडिंग बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड है ट्रैवलिंग चेक। अगर हमने अपनी कंट्री से कहीं बाहर जाना है तो उनको बैंक्स जो हैं ट्रैवलर्स चेक इशू करते हैं ताकि वो जो उनके पैसे हैं वो सेफली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाए। अगर हमने कंट्री से बाहर जाना है तभी हमें ट्रैवलर्स चेक इशू किया जाता है, और इससे हमारी मनी को प्रोटेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान हमारी मनी को बहुत सारे चोरी होने के खतरे हो जाते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए। तो इसके लिए हमें बैंक एक ट्रैवलर्स चेक भी इशू करता है। सो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है कि आप लोग इसके अंदर कैसे इसको इलेबोरेट कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट कार्ड के अंदर तो आप लोग गप्पे मार ही सकते हो, क्योंकि आजकल हर कोई इसको यूज़ करता है। तो दोस्तों अब जो मैं इसके बाद आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो हमारी इसकी पुरानी वीडियो थी उसके अंदर हमने इसके कुछ डेवलपमेंट के फंक्शंस भी किए थे, बट जो न्यू आई है बुक्स में, अगर हम लोग बोले कि अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स इसका जो सिलेबस है उसमें इसके न्यू जो डेवलपमेंट के फंक्शंस हैं वो नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों की बुक्स में वो हैं तो प्लीज़ मुझे अपडेट कीजिए, क्योंकि मुझे मिले नहीं है। तो अगर आपकी बुक्स में वो है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसके दो ही फंक्शंस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों किए, और इनकी लेंथ कैसे इंक्रीज़ करनी है वो तो मैंने आपको डेफिनेटली समझाया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलेंगे हम लोग आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।